हेलो गाइस, मैं संतोष कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ बीटीसी थर्ड सेमेस्टर का मैथ। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी बैंकिंग यानी बैंक की। ठीक है, तो बीटीसी के बेस के अनुसार जो बैंकिंग है आपकी वो है केवल केवल थॉर्टिकल। ठीक है ना, केवल थॉर्टिकल होगी क्लास हमारी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी आज की। केवल ध्यान से सुनना और समझना है। आज का जो टॉपिक है केवल वो समझने का टॉपिक है। ठीक है ना, इसमें न्यूमेरिकल टाइप तो क्वेश्चन कुछ है नहीं है। बीटीसी का जो बेस है थर्ड सेमेस्टर पे जो बैंकिंग है उसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप तो है नहीं है, लेकिन थॉरेटिकल बहुत कुछ है जो कि पूछने को आ सकता है। ठीक है ना, तो हम देखेंगे आज बैंकिंग के बारे में, यानी बैंक क्या है, इसके कार्य क्या है, इसमें किस तरीके से खाते होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे वन बाई वन करके। ठीक है ना, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना। ठीक है ना, तो चलिए समय नष्ट न करते हुए पहले चलते हैं हम अपने बैंक पर। ठीक है ना, बैंक आखिर है क्या। सबसे पहली बात आती है कि बैंक है क्या, ये इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई कि बैंक ही बनानी पड़ी। ठीक है ना, तो क्या होता था कि पहले जो भी होते थे अपने पैसे वगैरह को क्या करते थे, सब ज़मीन में दबा दिया करते थे या फिर मतलब किस तरीके से अपने पास ही रखते थे। तो पैसा एक तरीके से क्या था, मतलब अचल था कि जो भी हमारी धनराशि थी वो कहती अचल थी, यानी कि हम जिस राशि पर कोई और पैसे से पैसा न कमा सकें तो वो राशि क्या है, अचल रह जाती है। और चल राशि वो हो जाती है जो कि हम किसी भी पैसे से किसी को अपने पैसे को उधार दें, उसके बदले में ब्याज प्राप्त कर लें, तो बैंक भी तो हमको ब्याज ही देता है। ठीक है ना, इस तरीके से तो हमारा पैसा वो कैसे हो जाएगा, चल हो जाएगा, यानी हमारा जो धन होगा वो चल से अचल में आ जाएगा, अचल से चल में आ जाएगा। ठीक है ना, तो हमको इस बैंक में पैसे जमा करने, निकालने, उसमें खाते खोलने, उस पैसे पर धन, उस हमारे जो धन है उस पर हमको ब्याज प्राप्त करने, आदि सुविधाएं हमें बैंक से प्राप्त होती हैं। और हमारे एक क्या बोलते हैं, धन को एक सुविधा और एक सिक्योरिटी प्राप्त होती है। ठीक है ना, जो कि सुरक्षित हमारा धन रहता है बैंक में। ठीक है, अब बैंक में क्या होता है, हम खाते खोलते हैं। तो खाते देखिए, खाते कितने प्रकार के होते हैं, इसमें फाइव टाइप के, यानी 5 प्रकार के खाते होते हैं। बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती संचयी जमा खाता और एक अल्पवयस्क खाता। ठीक है, अब हम इनके बारे में वन बाई वन करके थॉरेटिकल हम पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, तो वन बाई वन करके देखिए। पहले आता है बचत खाता, आपका आपका पहले आता है बचत खाता। अब इसके अंतर्गत क्या होता है वो देखिए। ठीक है, बचत खाते में कह रखा है, सुनिए, कि इस खाते का मुख्य उद्देश्य कम और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बचत की भाव को उत्साहित करना है। यह खाता बैंक में निर्धारित मूल्य धनराशि 500 रुपये जमा करके खोला जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब है जो बचत खाता है वो किसके लिए है, मध्यम वर्ग आय वाले लोगों के लिए है, जिनकी आय कम होती है। और ये कितने रुपए से खोला जा सकता है, 500 रुपये से। ठीक है, किसी भी बैंक में 500 रुपये से खोला जा सकता है। ठीक है, तो पहला तो ये रहा बचत खाता आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका चालू खाता। ये कैसा होता है, इसे देखिए। ये कहता है कि बड़े व्यापारी, कंपनियां होती हैं, व्यापारी जो होते हैं, उनको निगम और संस्थाएं नगद लेन देन नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो नगद लेन देन कैश टू कैश नहीं करते। ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि वो चेक द्वारा ही लेन देन करते हैं, चेक द्वारा लेन देन करते हैं। इसलिए वे बैंक में अपना चालू खाता खोलते हैं। इस खाते में बैंक जमा धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देती। इस खाते में जो भी हम धन डालते हैं वो क्या होता है, पहली बात तो कैश टू कैश नहीं होता, केवल चेक से होता है। ठीक है ना, और इस पर जो भी हम पैसा डालते हैं या फिर जो जमा करते हैं उस पर हमको कोई भी इंटरेस्ट यानी ब्याज हमको प्राप्त नहीं होती है। तो ये रहा आपका चालू खाता। ठीक है, जो कि बड़े व्यापारियों के लिए और बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके लिए होता है खाता। ठीक है, तीसरे पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट पे आता है आपका सावधि जमा खाता। ठीक है, सावधि जमा खाता, इसमें क्या होता है, इसमें धन निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। सावधि से पता चल रहा होगा आपको, नाम से पता पड़ रहा होगा कि सावधि यानी अवधि, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित अवधि के लिए जो हम बैंक में खाता खोलते हैं, जिसमें हमारा पैसा डालते हैं, उसमें क्या होता है कि इसमें निश्चित अवधि के लिए
जमा किया जाता है धन, ठीक है ना। तो ये आपका रहा सावधि जमा खाता, जिसमें निश्चित समय के लिए धन जमा किया जाता है, ठीक है। अब इसमें निश्चित समय है, कुछ निश्चित समय दिए हुए हैं, जैसे कि देखो पहले पॉइंट पर, अब यहाँ पर हम तुम्हें बता दें, पहले पॉइंट पर क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है 15 दिन से, यानी 15 दिन से लेकर के 45 दिन तक, ठीक है, 45 दिन तक, 15 दिन से ले, ये हमारे सावधि जमा खाते का है, ठीक है ना। इसमें कुछ समय दिए हुए हैं, कुछ अवधि दी हुई है, जो उनको हम बताएंगे, ठीक है। 15 दिन से लेकर के 45 दिन तक हमारी जो ब्याज की दर होगी वो कितनी होगी, 5%, ठीक है, केवल 5%। वार्षिक दर होगी, ये ईयर वाइज होगी, ठीक है ना, और ये हमारे दिन में है, ठीक है। 15 दिन से 45 दिन तक की होगी, जो 5% वो ईयर के हिसाब से होगी, ठीक है, 5%। अब क्या होगा, 46 दिन से लेकर के 179 दिन तक, यानी 179 दिनों तक हमारा 6.25% वार्षिक ब्याज होगा, ठीक है। अब क्या है, ये हमारी समय की अवधि दी हुई है, अगर इतने समय तक के लिए हम करते हैं पैसा जमा तो इतना % चलेगा, अगर 15 से 45 चलते हैं तो 5% वार्षिक होगा, ठीक है। अब क्या रखा है उसने, 180 दिन से लेकर के एक वर्ष तक, एक ईयर तक कितना होगा, वो होगा हमारा 7%, ठीक है ना। ये हमारे समय की अवधि है, ये पूछने के लिए आ जाती हैं कभी कभी कि 180 दिन से अधिक और एक साल से कम पर एक वार्षिक में कितना % इंटरेस्ट होगा, वो आपका कितनी दर होगी, 7% की, ठीक है। अब क्या है, एक वर्ष से, एक ईयर से अधिक परंतु 2 वर्ष से कम, 2 वर्ष से कम, उस पर कितना इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा तुम्हारा 8.5%, ठीक है ना, 8.5%। एक वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम जो हमारी अवधि होगी, समय होगा, उस पर हमारा आएगा 8.5%, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब 2 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष से कम, ठीक है, 3 वर्ष से कम, कितना इंटरेस्ट आएगा, इस पर कितनी दर आएगी ब्याज की, वो आएगी आपकी 8%, ठीक है ना, 8% आएगी, ठीक है। अब 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष से अधिक के लिए अब समय कितना में चलता जाए, 3 वर्ष से अधिक के लिए हमारा 8% ही लगेगा, ठीक है ना। ये हमारे कुछ चैप्टर्स हैं जिन पर समय की अवधि दे करके हमको पूछ लेगा कि कितना ईयर वार्षिक % आएगा, ठीक है। तो ये उनके लिए जो कि हमारे सावधि जमा खाता में आता है, ठीक है ना, जिसकी अवधि दी होती है उसमें कितना % आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका आवर्ती यानी संचयी जमा खाता, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है नोट करने के लिए, वो है सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज की दर 0.50 यानी 0.50% अधिक लगती है, ठीक है ना। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें 0.50% अधिक ब्याज लगती है, ठीक है। अब आता है आपका आवर्ती यानी संचयी जमा खाता, ये 4 नंबर, ठीक है। इसमें कहता है, इसमें निश्चित धन जो 10 रुपए के गुणांक के रूप में होना चाहिए, 10 रुपए के गुणांक के रूप में होना चाहिए, ठीक है, प्रति माह निश्चित अवधि जो कम से कम 12 माह, अधिक से अधिक 10 वर्ष, कम से कम 12 माह यानी 1 वर्ष, और अधिक से अधिक यानी 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष तक जमा करना होता है। यानी इसमें एक हमको लिमिट दे रखी है, इसमें निश्चित धन जो कि 10 रुपए की, 10 रुपए गुणांक पर चलेगा, 10 रुपए गुणांक पर चलेगा, क्या कह रहा है फिर, होना चाहिए प्रति माह निश्चित अवधि जो कि कम से कम 12 महीने यानी 1 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष तक जमा करना होता है, ठीक है। और आवर्ती जमा योजना डाकघरों में भी संचालित होती है, डाकघर होते हैं ना जो पोस्ट ऑफिस, उसमें भी संचालित होती है, और इसकी ब्याज की दरें बैंक की दरों से अधिक होती है। यानी जो हमारे पैसे पर हमको ब्याज इंटरेस्ट मिलता है वो हमको आवर्ती संचयी जमा खाता जो होता है हमारा बैंक में, उससे कहीं अधिक हमको पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट प्राप्त होता है। तो ये इसका एक टॉपिक हो गया, ठीक है ना, कि बैंक से कहीं ज़्यादा पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होता है आवर्ती संचयी जमा खाता के अंतर्गत इंटरेस्ट, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, अल्पवयस्क खाता। अब ये तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि अल्पवयस्क मतलब वयस्क नहीं है, वो 18 वर्ष से कम उम्र का है। ठीक है, तो अल्पवयस्क में क्या दे रखा है, 18 वर्ष की आयु से कम आयु वाला व्यक्ति अल्पवयस्क कहलाता है। ये बात तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। ठीक है, अल्पवयस्क व्यक्ति को भी बैंक में खाता खोलने का अधिकार है, वह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता, वह चालू खाता खोलने का अधिकारी नहीं होता। लेकिन देखो, अल्पवयस्क व्यक्ति या तो अपने नाम से खाता खोल सकता है या अपने अभिभावक के संयुक्त नाम से, अभिभावक यानी पेरेंट्स के नाम से कंबाइंड खोल सकता है। ठीक है, अल्पवयस्क की आयु कम से कम 12 वर्ष तो अवश्य ही होनी चाहिए उसकी, कम से कम अल्पवयस्क जो व्यक्ति है उसकी 12 वर्ष होनी चाहिए आयु। ठीक है ना, 12 वर्ष की स्थिति में केवल अभिभावक ही खाता खोल सकता है। अगर वो करेक्ट 12 वर्ष की है तो उसके केवल पेरेंट्स यानी अभिभावक ही उसका खाता खोल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे ये तुम्हारे सारे के सारे अकाउंट्स यानी खाते हो गए। बैंक क्लियर हो गया, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती संचयी जमा खाता, अल्पवयस्क खाता, ये क्लियर हो गए। अब यहाँ से हमारा जो टॉपिक आता है वो है नेक्स्ट, वो है तुम्हारा ड्राफ्ट। यानी बैंक में ड्राफ्ट भी तो बनते हैं भाई, जैसे चेक होते हैं उसी तरीके से ड्राफ्ट भी होते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं ड्राफ्ट के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, देखो ड्राफ्ट, इसमें लिखा है बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट। अब ये क्या कहता है, बैंक ड्राफ्ट आखिर है क्या। ठीक है ना, हमारी देखो इस थॉरेटिकल क्लास के अनुसार, यानी कि हमारी बीटीसी की 3rd सेमेस्टर के मैथ है, इसमें जो दिया हुआ है वो थॉरेटिकल है केवल। तो उसी के अनुसार देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि डाकघरों से पत्रों की भांति धन भी एक स्थान से दूसरे स्थान को मनी ऑर्डर पत्र, मतलब मनी ऑर्डर ट्रांसफर करना, मनी को मनी ऑर्डर पत्र के माध्यम से भेजा जाता है। इसी प्रकार बैंक भी धन स्थानांतरण के लिए बैंक मांग पत्र यानी जिसे डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट निर्गत करते हैं। बैंक ड्राफ्ट बैंक की एक शाखा से किसी अन्य बैंक की शाखा के नाम से आज्ञा के रूप में होता है, जिसमें एक नियत राशि उस व्यक्ति को दिए जाने का आदेश होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बैंक ड्राफ्ट वह होता है, एक ऐसा चेक, एक ऐसा पत्र होता है जिस पर कोई भी बैंक अपने रुपए चढ़ा करके देती है किसी दूसरी बैंक के लिए, किसी व्यक्ति को। ठीक है ना, तो वो दूसरी बैंक जो है उस राशि को उस व्यक्ति को उस चेक के थ्रू उसको प्रदान करती है राशि। ठीक है ना, यानी वो उसका आदेश होता है उस चेक के थ्रू पहली बैंक का दूसरी के प्रति। ठीक है, तो वो हमारे बैंक ड्राफ्ट कहलाते हैं, जो कि हमारे एक तरह से चेक की तरह या पत्र की तरह कार्य करते हैं। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसमें हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है वो, ये हमारा बैंक ड्राफ्ट हो गया। अब क्या करते हैं कि बैंक में भाई हम क्या करते हैं, धन निकालते भी हैं डालते भी हैं। ठीक है ना भाई, धन की निकासी भी होती है और उसमें डालते भी हैं। ठीक है, अब क्या होता है, देखो निकासी पहले नंबर पर आती है, निकासी। ठीक है, हम क्या करते हैं भाई, अपने पैसे निकालते भी तो हैं। ठीक है नहीं, और निकासी को हम क्या बोलते हैं, आहरण। ठीक है, आहरण यानी विड्रॉ फॉर्म होता है, आहरण फॉर्म। ठीक है, द्वारा हम जो निकालते हैं। और दूसरा पॉइंट है हमारा वो है चेक द्वारा। ठीक है, चेक द्वारा तो हम दो तरीके से ये निकासी करते हैं, एक तो आहरण यानी विड्रॉ फॉर्म भर करके, जो इंग्लिश में बोलते हैं निकासी फॉर्म भर के, और एक चेक द्वारा। दो तरीके से निकालते हैं हम बैंक से पैसे। ठीक है, तो वो देखिए आहरण फॉर्म, ये वाला देखिए निकासी फॉर्म। आहरण फॉर्म बैंक से निःशुल्क मिलता है, पहली बात तो निःशुल्क मिलता है। और उसमें क्या होता है, ग्राहक फॉर्म को भलीभांति भरकर बैंक में पासबुक सहित प्रस्तुत करता है। अधिकारी हस्ताक्षर सहित अन्य तथ्यों की मिलान जांच करते हैं। उपयुक्त पाए जाने पर धन ग्राहक को दे दिया जाता है।
मतलब एक फॉर्म होता है ये, इस फॉर्म को भरा जाता है, उसको अधिकारी को फिर चेक किया जाता है। अगर उसके सारे आंकड़े उससे हमारे बैंक से मैच खाते हैं तो जितनी राशि वह आहरण पत्र में भरता है वो उसको उसे प्रदान कर दी जाती है। ठीक है ना, ये हमारी निकासी होती है आहरण फॉर्म के थ्रू। ठीक है, अब चेक आता है हमारा कि चेक द्वारा किस तरीके से निकालते हैं। देखो चेक क्या कहता है, हमारा चेक होता क्या है वो देखो, यानी आहरण प्रपत्र की तरह, इसी की तरह आहरण प्रपत्र की तरह चेक भी बैंक द्वारा निर्गत एक छिपी हुई पर्ची के रूप में होता है। चेकों पर एक संख्या पड़ी होती है, कोई एक संख्या पड़ी होती है तथा यह ग्राहक को 10, 20, 25 और तुम्हारे 100 इस तरीके से चेकों की पुस्तकों के रूप में दिए जाते हैं। बैंक चेकबुक के लिए ग्राहक से नगद मूल्य प्राप्त करती है। जो चेकबुक ये दी जाती हैं, ये चेकबुक जो दी जाती हैं उनके लिए क्या करती है बैंक, उनसे धनराशि लेती है। ठीक है ना, धनराशि लेती है, प्राप्त करती है। और नगद न मिलने पर खाते से चेकबुक के मूल्य की धनराशि काट ली जाती है। यदि आपको कैश नहीं देते, अगर उस बुक का कैश नहीं देते तो क्या करती है, तो जो हमारा अकाउंट जो होता है उससे उस बुक का, उससे उस चेकबुक का क्या करती है, अमाउंट यानी राशि, हमारा पैसा वो अकाउंट से काट लेती है। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है। अब देखो चेक, हमारे चेक हैं तो चेक ये भी कितने प्रकार के होते हैं वो देखिए, टाइप ऑफ चेक। ठीक है, चेक देखिए कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चेक देखिए कितने प्रकार के होते हैं, वो है वाहक चेक, यानी तुम्हारा वाहक चेक। ठीक है, वाहक चेक, या इसे कह देते हैं हम धारक चेक। ठीक है, धारक चेक। और दूसरे पॉइंट पर आपका आता है वो है आदेशित चेक, आदेशित चेक। ठीक है, और तीसरे पॉइंट पर आपका आता है वो है रेखांकित, रेखांकित, रेखांकित चेक। ठीक है, हमारे 3 प्रकार के चेक होते हैं। हमसे यदि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, ज़्यादातर तो ऑब्जेक्ट में ही आएगा, तो होते हैं 3 प्रकार के, वाहक चेक यानी धारक चेक, आदेशित चेक और एक रेखांकन चेक। सबसे पहले लेते हैं हम अपना वाहक चेक के। वाहक चेक यानी धारक चेक होता क्या है उसे देखिए। कह रहा है कि यह चेक जिसके नाम से होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखी धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। चेक पर खातेधारक का हस्ताक्षर आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि यह चेक जिसके नाम से होगा, धारक, धारक का मतलब जो जिसका अकाउंट है वही, अकाउंट होल्डर। ठीक है ना, धारक जो जिसका अकाउंट है वह या निकाल सकेगा, या वह क्या करेगा कि उस राशि को किसी वाहक दूसरे से निकलवाएगा। लेकिन क्या करेगा कि जो चेक होगा उस पर उसी धारक के साइन होने जरूरी है, उसी सिग्नेचर होने जरूरी है। ठीक है ना, वो होगा हमारा वाहक चेक। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आदेशित, आदेशित चेक। आदेशित चेक देखिए, वैसे इसके नाम से भी चल रहा होगा मतलब थोड़ा सा, तो कि आदेशित आज्ञा है ना, ऑर्डर। ठीक है, तो इस प्रकार के चेक को भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति के करेगा जिसके नाम से चेक काटा गया होगा। यानी यह एक ऐसा चेक होगा, यह एक ऐसा चेक होगा, इस प्रकार के चेक को भुगतान बैंक मात्र उसी व्यक्ति को करेगा जिसके नाम चेक काटा गया है। यानी जिसके नाम से हम चेक काटेंगे उसी को ये धनराशि प्राप्त होगी, अन्यथा किसी और को नहीं। वो जो आदेश होगा बैंक का वो उसी के लिए होगा जिस पर हमारा अकाउंट होल्डर के नाम से चेक काटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेखांकित चेक। इसका थोड़ा सा देखना कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल ठीक है ना। रेखांकित चेक, जब चेक के बाएं कोने पर, ऐसे चेक होता है इसके बाएं कोने पर, ठीक है, बाएं कोने पर 2 तिरछी लाइनें, 2 तिरछी लाइनें होती हैं, 2 तिरछी लाइनें समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य, देखो इस तरीके से ऐसे खींची हुई होंगी, ठीक है ना, इस तरीके से इनके मध्य में, इनके मध्य में एंड लिखा हुआ होगा और CO लिखा हुआ होगा इस तरीके से, और ऐसे करके तुम्हारा क्या ये नॉट और तुम्हारा NEGO
NOTABLE नोटेबल, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ होगा। इसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। भाई इनके कोने पर दो समांतर लाइनें होंगी, उनके बीच में एंड CO वगैरह इस तरीके से लिखा होगा, उनको क्या कहेंगे? रेखांकित चेक। जो रेखाएं होती हैं उसी के नाम पर क्या रखा है? इसका नाम रेखांकित चेक, ठीक है, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। थ्योरेटिकल है, केवल ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल टाइप तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है, केवल समझना है और केवल थ्योरेटिकल ही इसमें पूछने को आएगा, बस और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारी एक योजना है जो अभी अभी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निकाली है, वो है उनका प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं PMJDY, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है। देखो ये योजना कब और किस तरीके से लागू हुई और क्या कहती है, इसके क्या लाभ हैं और इसके क्या मुख्य बिंदु हैं, ठीक है, वो हमारे BTC के सिलेबस में दिया हुआ है। तो देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014, देखो डेट को ध्यान रखना, 28 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना को वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया था, ठीक है, एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू किया था जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 में, ठीक है। अब क्या होता है, इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक खाता सुनिश्चित करना है, एक परिवार के लिए एक खाता सुनिश्चित करना है, इस योजना का उद्देश्य है ये, ठीक है। अब देखिए तुम आपके इसकी योजना की विशेषताएं, यानी इस योजना की विशेषताएं देखिए क्या क्या इस योजना की विशेषताएं हैं, वो पॉइंट वाइज में पढ़ता जाऊंगा, ध्यान से सुनना बस, ठीक है। यानी PMJDY के मिशन मोड उद्देश्य के 6 स्तंभ, यानी 6 स्तंभ है, इसके 6 पॉइंट हैं, वो देखिए। पहले चरण के अंतर्गत पहले वर्ष के दौरान, पहला वर्ष हमारा हुआ था 15 अगस्त जो फर्स्ट ईयर है, ठीक है ना, पहला ईयर है, उसमें क्या है 15 अगस्त 2014 से लेकर के हमारा 14 अगस्त 2015 तक, एक साल हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या हुआ कि बैंकिंग सुविधाओं तक सर्वव्यापी पहुंचे, ठीक है, बैंकिंग सुविधाएं तक सर्वव्यापी पहुंचे। और दूसरा पॉइंट है आपका वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ठीक है, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम। और तीसरा है तुम्हारा 6 महीने के बाद 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बैंक खाता और रुपए डेबिट कार्ड प्रदान करना, जिसमें 1 लाख रुपए का बीमा कवर शामिल है, और रुपए किसान कार्ड को अमल में लाया जाएगा, यानी किसान कार्ड बनाए जाएंगे उसके अंतर्गत, ठीक है ना। और दूसरे चरण में क्या होता है, यानी दूसरे चरण में होता है हमारा 15 अगस्त 2015 से लेकर के और 15 अगस्त 16 तक, ठीक है। इसमें ओवरड्राफ्ट की बात कही गई है और क्रेडिट गारंटी की बात कही है, और सूक्ष्म जीवा, इसमें कुछ बीमा भी हैं जो कि छोटे छोटे बीमा हैं, ठीक है, और स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र पेंशन भी है, ठीक है। अब इसमें थोड़े से फायदे देख लीजिए इसके, ये हो गया क्लियर। अब इसके कुछ फायदे हैं, ठीक है, इस योजना के थोड़े से कुछ फायदे दिए हुए हैं, वो क्या दिए हुए हैं आपके, देखिए विशेष फायदे क्या हैं इसके, वो देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। देखो जमा पर ब्याज, जो हम पूंजी जमा करेंगे उस पर ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर होगा, यानी 1 लाख रुपए मिलेंगे यदि किसी कोई दुर्घटना हो जाती है, यदि बीमा करवा रखा है हमने तो, ठीक है। न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता होगी, कम से कम बैलेंस की आवश्यकता होगी इसमें, ठीक है। 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर करवा सकते हैं, 30,000 रुपये का, ठीक है, जीवन बीमा करवा सकते हैं हम इसमें। भारत में कहीं भी आसानी से जन धन का हस्तांतरण कर सकते हैं, कहीं भी हस्तांतरण यानी ट्रांसफर कर सकते हैं इसके थ्रू, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है, भारत में कहीं भी। तो सरकारी योजना के लाभान्वित को इन खातों में सीधे हस्तांतरण का लाभ मिलेगा, यानी सरकारी योजनाएं होंगी उनके लाभान्वित मिलने के लिए सीधे आपके अकाउंट में राशि जो है उसका लाभ मिलेगा, ठीक है।
खाता 6 महीने तक संतोषजनक तरीके से संचालित करने के बाद ओवरड्राफ्ट की सुविधा की इजाज़त मिलेगी। मतलब 6 महीने तक आपको चलाना पड़ेगा, उसके बाद ड्राफ्ट की सुविधा है वो चालू कर दी जाएगी। ठीक है, आपकी पेंशन बीमा संबंधी वित्तीय प्रबंध तक पहुंचेगा। ठीक है, दुर्घटना बीमा कवर पाने के लिए रुपए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल 45 दिन में कम से कम एक बार करना होगा। ठीक है, दुर्घटना वाले जो हमारे बीमास बनेंगे उनका जो कार्ड बनेगा वो 45 दिन में एक बार आपको अवश्य यूज करना पड़ेगा। प्रत्येक परिवार को केवल खाते में 5,000 की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी, केवल 5,000 रुपये की। ठीक है ना, इसके लिए प्राथमिकता केवल महिलाओं को, फीमेल, ठीक है ना, महिलाओं को दी जाएगी, उनकी प्राथमिकता केवल महिलाएं करेंगी। ठीक है, अब कह रहा है लास्ट में पॉइंट है, बैंक की किसी भी शाखा अथवा बैंक मित्र में जीरो बैलेंस के साथ खाता खोला जा सकता है। कितना? जीरो बैलेंस के साथ खाता खोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि खाता धारक को चेक बुक चाहिए और इसके लिए उसे न्यूनतम बैलेंस की शर्त को पूरा करना पड़ेगा। जीरो बैलेंस से वो खाता खुलवाएगा तो ठीक है, लेकिन उसको अगर चेक बुक चाहिए तो चेक बुक के लिए वो क्या करेगा, उसके अकाउंट से या फिर नगद कैश टू कैश बैंक उससे धनराशि लेगा, चेक बुक की केवल। ठीक है ना, तो ये जो क्लास है आपकी आज की बैंकिंग, वो आज बिल्कुल फिनिश होती है। ठीक है ना, हमारे बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लेवल के हिसाब से आज की क्लास बिल्कुल थॉर्टिकल थी, और आई होप कि आपको बहुत 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है ना, तो लाइक करना और अपना ध्यान रखना। बी टेक केयरफुली एंड बाय बाय गाइस।